Hello everyone, I am Sheetal. I qualified JRF in 2020 and 2021 in computer science. I am here to share my strategy with you all. स्टार्ट करते हैं पेपर वन से। पेपर वन की जो स्ट्रैटेजी मेरी रही थी वो ये थी कि सबसे पहले मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने होते हैं वो देखा था। उसके बाद उससे रिलेटेड पीवाईक्यू मैंने एनालाइज करा था कि कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट प्रोमिनेंट पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट करा था वो था आईसीटी, क्योंकि मेरा पेपर टू कंप्यूटर साइंस है तो मुझे पता था कि इससे स्टार्ट करूँगी तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ कर सकती हूँ करके। तो मैंने सबसे पहले आईसीटी से स्टार्ट करा था। तो उसमें मुझे सबसे, अगर बोलूँ कि डिफ़िकल्टी हुई थी तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि मुझे फुल फॉर्म्स बिल्कुल भी याद नहीं होते थे। तो उसके लिए मैंने ये किया था कि जब भी मैं पढ़ रही हूँ तो और कुछ भी कोई वर्ड्स कोई फुल फॉर्म मुझे मिल रही है तो मैं ऐसा करती थी कि दिन भर वो फुल फॉर्म जब भी किसी से मिलूँ तो उसे सुना दिया करती थी। और एट दी एंड क्या करती थी कि एक कॉपी बना लिया था ताकि उसमें जितने भी फुल फॉर्म्स आईसीटी से रिलेटेड हो उसको मैं मेंशन करूँ। तो एट दी एंड जब मेरा पूरा पढ़ाई हो जाता था तो रात में मैं वो फुल फॉर्म को उस कॉपी पे लिखती थी, तो वैसे वो पूरे फुल फॉर्म्स के नोट्स भी बन जाते थे और जब भी रिवीजन करना होता था तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाते थे क्योंकि सारे फुल फॉर्म्स एक ही जगह मिल जाते थे। उसके बाद मैंने जो सब्जेक्ट उठाया था वो रिसर्च एप्टीट्यूड था, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड तो मतलब कभी पढ़ा भी नहीं होता है तो लगता है कुछ नया सा ही है। तो जब स्टार्ट करते तो सही में वही फीलिंग आती है कि ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करने पे मुझे भी यही लगा कि ये कुछ अलग ही है, नहीं समझ पा रही हूँ। बट धीरे धीरे टॉपिक्स की क्लैरिटी होते गई, उसे अच्छे से समझ में आने लगा। जब दोबारा पढ़ी तो और अच्छे से क्लैरिटी हुई। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि रिसर्च एप्टीट्यूड टोटली बेस्ड है कि आप कितने बार उससे पढ़ते हो, कितने बार रिवाइज करते हो। तो जितनी बार आप करोगे उतने डेप्थ में वो समझ में आता जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो उसमें मैंने थ्योरीज़ के नोट्स बनाए थे। बाकी देखा जाए तो उसके क्वेश्चन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हो तो वो सही हो जाते हैं। और कम्युनिकेशन वाले में थोड़े एम्बिगुअस टर्म्स मिल जाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कुछ और पूछता है, हम कुछ और समझ लेते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जब भी क्वेश्चन उसके सॉल्व कर रहे हो कम्युनिकेशन रिलेटेड तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर करने में कोई इशू नहीं आएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैं कोशिश करती थी कि जब भी वो यूनिट पढूँ तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, उसके कंसेप्ट को देखूँ कि अगर ये गिवन है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, तो वो थोड़ा इजी हो जाता था। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स की एक नोट कॉपी बनाई थी ताकि शॉर्ट ट्रिक तुरंत हो जाए। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में रोज़ के प्रैक्टिस करना, तो रोज़ के तो नहीं हो पाते थे, एग्ज़ाम के पहले एक मंथ मैंने किया था। और तो उसमें वही है कि प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतने अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग आप कवर कर सकते हो। और पीडी और हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात रही तो मैं उसे उतने अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा है। पीडी जितने भी करंट अफेयर से एसोसिएटेड हो पीडी और हायर एजुकेशन में उतना ही पढ़ के गई थी। तो बोला जाए तो मैंने 8 यूनिट्स अच्छे से करा था, बाकी 2 यूनिट्स पीडी और हायर एजुकेशन में मैंने उतना एफर्ट नहीं डाला था, चाहे वो 2020 का अटेम्प्ट हो या 2021 का अटेम्प्ट हो। तो बेसिकली पेपर वन में है कि आप रेगुलर बेसिस पे करते रहो। तो अगर बात रहे टाइम मैनेजमेंट की तो मैं ऐसे करती थी कि पूरे एक दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती थी कि पेपर वन मुझे फर्स्ट हाफ में करना है और पेपर टू सेकेंड हाफ में करना है। तो पेपर वन के लिए मेरा फर्स्ट हाफ होता था, जितना अगर कोई कंसेप्ट पढ़ रही हूँ तो कंसेप्ट पढ़ ले रही हूँ, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस निकालने हैं वो निकाल ले रही हूँ। तो पेपर वन का वो हो जाता था और पेपर टू के लिए मेरा मीन्स सेकेंड हाफ का टाइम मैं रखती थी पेपर टू के लिए। तो मैं यही बोलूँगी जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर वन के लिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड साथ साथ के क्वेश्चन भी निकालते जाओ और देखो कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट ले रहे हो, वो कंसेप्ट से ही वो आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो कंसेप्ट में थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करो, डेफिनेटली फिर वो क्वेश्चंस आपके निकलेंगे। अब जहाँ तक बात रही रिवीजन की तो रिवीजन डेली बेसिस पे करो, क्योंकि एट द एंड आप सोचोगे कि लास्ट मंथ में रिवीजन करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि रिवीजन डेली पर्पस पे करो और यूनिट वाइज आप स्टार्ट कर सकते हो।
स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर पेपर 2 का मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे कंप्यूटर साइंस प्रिपेयर किया था। तो कंप्यूटर साइंस में ऐसा होता है कि आपने अपने बैचलर्स और मास्टर में पढ़े हुए होते हैं सब्जेक्ट, वही सारे सब्जेक्ट्स हमें इसके नेट एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना होता है। तो पेपर 2 के लिए आप जो भी सब्जेक्ट आपको मीन्स आपका जो फेवरेट हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वही बात है कि आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा आप स्टार्ट नहीं करोगे। तो ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो वो टॉपिक से मैंने भी स्टार्ट करा था। जैसे कि इसमें इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैं बताऊँ जो मुझे लगते हैं कि वो सब्जेक्ट्स आप छोड़ के नहीं जा सकते, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। ये सारे ऐसे यूनिट है, टीओसी हो गया, क्योंकि ये सारे ऐसे यूनिट है जिसके वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे यूनिट्स तो आपको करके ही जाने हैं। इसके बहुत सारे टॉपिक्स भी हो गया, जैसे इंटरप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बारी मैंने एनालाइज करा है कि हर बारी उससे क्वेश्चन आता ही आता है। हार्डवायर्ड माइक्रो प्रोग्राम्ड हो गया, एड्रेसिंग मोड्स हो गए, सीपीयू स्केड्यूलिंग हो गया, पेजिंग का कंसेप्ट हो गया। ये सारे ऐसे टॉपिक मैंने एनालाइज करे थे कि इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो कोशिश करना है कि ये सारे क्वेश्चंस को जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ ही आप करते जाओ। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी पेपर 2 के लिए ये रही थी कि जो भी मैं सब्जेक्ट उठाती थी उसको बाइफरकेट कर देती थी टॉपिक्स में। लाइक अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया तो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया उसमें, फिर सीपीयू स्केड्यूलिंग हो गई, प्रोसेस स्केड्यूलिंग हो गई। तो ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड कर लिया। उसके बाद उसके लिए फिक्स कर देती थी कि 2 दिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके बाद टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं कोशिश करती थी उससे रिलेटेड जितने भी आप गेट के क्वेश्चंस ले लो, इसरो के क्वेश्चन ले लो, पीवाईक्यू ले लो नेट के, वो क्वेश्चंस आप साथ के साथ निकालते जाओ। और जो भी अगर न्यू टर्म मिल रहा है, क्योंकि नेट में ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक से, न्यू टर्म से क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो मैं क्या करती थी कि कॉपी के ऊपर जो स्पेस खाली होते हैं वो वहाँ मेंशन कर देना, ताकि जब भी रिवाइज़ करूँ तो वो टॉपिक पढ़ लूँ। तो मैं वो करती थी कि टॉपिक के साथ साथ आप क्वेश्चंस निकालते जाओ। वो बहुत अच्छे से ये हो जाता था कि वो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया है मैंने। तो वो करती थी। उसके बाद जैसे ही सारे टॉपिक वाइज हो गए, एट द एंड जैसे ही सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस के साथ कर लिया है, तो एज अ होल क्वेश्चंस उसके निकालना। लाइक आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एमसीक्यू करके, तो आपको बहुत सारे साइट ऐसे मिल जाएंगे जिसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो कोशिश करना है कि कंसेप्ट ऐसा बिल्डअप करे कि चाहे वो एमसीक्यू पूछे, एमएसओ पूछे, आप अटेम्प्ट कर सको वैसे क्वेश्चंस। और इसके बाद जो है लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा थ्योरेटिकल है, तो आप एट द एंड भी वो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पहले ही उसको कर लो। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स को मैंने पहले कंप्लीट करा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि एट द एंड आप जब सारा ये चीज़ हो जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट करना इजी पड़ेगा। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रही थी। और कोशिश करना है कि जब भी मॉक टेस्ट दे, या फिर आप खुद भी टेस्ट दे रहे हो, या फिर कोई आप सोच लियो कि आज 2018 का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो कोशिश करना है कि आप जब भी टेस्ट दे रहे हो तो वैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट करे जो एग्ज़ाम में हमें मिलते हैं, ताकि उस टाइम का जो प्रेशर होता है वो हम देख पाएँ कि 2 घंटा बाकी है, 1 घंटा बाकी है, मुझे पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ताकि उस टाइम जब एग्ज़ाम टाइम बैठे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम तो मीन्स टाइमर चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चलता है। तो एक टाइप से हो जाएगा कि आप प्रिपेयर हो गए, उस इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर हो गए। तो मॉक टेस्ट देते रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, कोशिश करना है अपने आप को एनालाइज करने की कि आपने कितना सीखा है। अगर पिछले मॉक टेस्ट में आपके कम आ रहे हो तो इस बार आपने कितना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, कि कितने टॉपिक्स आपने ऐड करे जिससे आपके मार्क्स बढ़े हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अभी भी आपको कमांड नहीं है, वो सारी चीज़। इसलिए अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही एनटीए के पैटर्न की और एग्ज़ाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट की, तो एनटीए का पैटर्न का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 2020 में हमने देखा कि पूरे स्टेटमेंट बेस्ड थे।
2021 वाला अगर मैं बात करूँ तो मैंने खुद देखा था 23 to 25 क्वेश्चंस एमएसओ के थे। तो अगर कंसेप्ट में कमांड नहीं रहा तो आप एमएसओ वाले क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस का जहाँ तक मैं बता सकती हूँ कि एमएसओ के लिए आपको कंसेप्ट पे तो जाना ही जाना होगा, सो दैट एमएसओ आए तो आप एटलीस्ट आपको पता हो कि ये टॉपिक में हमने ये पढ़ा हुआ है, तो एमएसओ करना इजी हो जाएगा उस टाइम के लिए। और इंटरफेस का भी इशू हुआ था, तो मीन्स मैं ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। हम कुछ सोच के जाते हैं बट वहाँ कुछ अलग ही इन्वायरमेंट मिलता है। तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि एनटीए कब हमेशा सरप्राइजेस तो देते रहता है। तो कोशिश करनी है कि उनकी सरप्राइजेस को हम भी एज अ सरप्राइज़ ही लें। तो वैसा प्रिपेयर होके ही जाना है, सो दैट वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आपको कोई एक्सक्यूज़ देना पड़े कि ये इशू हो गया था, वो इशू हो गया था, क्योंकि इशू सबके साथ होंगी। तो एट द एंड मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करो, कंसिस्टेंसी रखो अपनी पढ़ाई में, क्योंकि एक दिन की भी अगर गैप लगती है, 1-2 दिन की भी गैप लगती है, तो ऐसा हो जाता है कि आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो कंसिस्टेंट रहो, ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैं यही बोलूँगी कि वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर स्मार्ट। एट द एंड आई रियली वांट टू थैंक अदिति मैम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी दी थी, जिसके थ्रू मैंने मतलब एग्ज़ाम में एमएसओ वाले क्वेश्चंस हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा था। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैं सबको बोलूँगी, यही बोलूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेआरएफ। अच्छे से प्रिपेयर करना एंड थैंक यू मैम।